और किडनी डिजीज आपको क्यों लगता है भारत के अंदर इनफैक्ट अब तो कोई एज ग्रुप भी ऐसा नहीं रहा? मेरे पास जो क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं दे आर कमिंग विद द एज ग्रुप ऑफ अबाउट 20, 25, 30, मतलब मैं यंग अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। सर एक चीज अभी जैसे हम बात कर ही रहे इनफैक्ट किडनी डिजीज की, तो मैंने बात की अभी जैसे कि यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट, तो एक्चुअल में यूरोलॉजिस्ट किस तरह की प्रॉब्लम्स में डील करते हैं? कि प्रोस्टेट रिलेटेड जो मेल्स में ग्लैंड होता है उसकी वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हमारे किडनीज के ऊपर इश्यूज हो रहे हैं, जी जी, हम उसको जड़ से ठीक कर जी। उनकी किडनीज की रिकवरेबिलिटी को वापस लाने में। जैसा इन्फेक्शन की बात की तो किडनी में इन्फेक्शन कैसे? एक होता है जो हमारे सिर्फ पेशाब की थैली तक सीमित हो जाता है। सर तो जैसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये मेल या फीमेल किस में ज्यादा कॉमन होता है? ये यूटीआईज एक्चुअली होते सिर्फ फीमेल्स में ही ज्यादा कॉमन है। नमस्कार, आज के हम अपने हेल्थ एंड वेलनेस पॉडकास्ट में बात करेंगे किडनी हेल्थ को लेकर। हम हार्ट को लेकर, लिवर को लेकर तो बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं, बट किडनी हेल्थ को हम अक्सर इग्नोर करते हैं। भारत में जैसा हम देख भी रहे हैं, भारत कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज और हाइपरटेंशन की, और डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा कारण है किडनी डिजीज का। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल, जो कि एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी किडनी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर अतुल, गुड मॉर्निंग और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट। थैंक यू समीर फॉर हैविंग मी हियर। इट्स प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सर। सर जैसा हम देख ही रहे हैं आजकल की भारत के अंदर डायबिटीज बढ़ती जा रही है, हाइपरटेंशन बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ किडनी डिजीज भी बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि कितने डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं। लोग हार्ट को लेकर तो फिर भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और उसके बारे में काफी ज्यादा बात भी की जाती है, पर किडनी डिजीज को लेकर लोग अभी भी उतनी ज्यादा कॉन्शियस नहीं है और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी उनके पास नहीं है। और किडनी डिजीज आपको क्यों लगता है भारत के अंदर इनफैक्ट अब तो कोई एज ग्रुप भी ऐसा नहीं रहा, इवन यंग लोगों में भी किडनी प्रॉब्लम, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल समीर, व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि किडनी की डिजीजेस अब बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गई हैं। पहले तो ये देखा जाता था कि ये थोड़ा सा ओल्डर एज ग्रुप में होता था, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 50, 60s के बाद ये स्टार्ट होता था या 40s के बाद स्टार्ट होता था। अब तो मेरे पास जो क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं दे आर कमिंग विद द एज ग्रुप ऑफ अबाउट 20, 25, 30, मतलब मैं यंग अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें हमने कभी इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं सुनी थी। इसमें जो बेसिकली इसका कारण मैं जो समझता हूँ, एक तो सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस का है। एक स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसमें ये हमारा जो यूथ है ये बेसिकली इनको जैसे एक हर चीज की हड़बड़ाहट है पाने की। उस हड़बड़ाहट में कुछ अचीव करने की वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और इसकी वजह से भी कई बार जो हमारा जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या डायबिटीज वाले इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उनको नींद नहीं आ पाती है, अपने प्रॉपर डाइट पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे आज के जमाने में अगर हम बात करें, इन इंडिया आवर स्टैटिस्टिक्स इज दैट everyone in out of 10 individual is suffering from some sort of a kidney ailment. Oh, very strange. सर एक चीज अभी जैसे हम बात कर ही रहे हैं इनफैक्ट किडनी डिजीज की, तो मैंने बात की अभी जैसे कि यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट, तो एक्चुअल में यूरोलॉजिस्ट किस तरह की प्रॉब्लम्स में डील करते हैं, किस तरह की डिजीज? यूरोलॉजिस्ट हम लोग बेसिकली किडनी के सर्जिकल डॉक्टर होते हैं। okay. तो हम लोग उसकी किडनी की जो सेहत होती है उसमें अगर जैसे किसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जैसे हम स्टोन्स की हम बात करते हैं जी जी, जो कि बहुत कॉमन है, या हम देखते हैं इन्फेक्शंस जो किडनी तक पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से हमारे किडनी को प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रहे हैं, या हमारे प्रोस्टेट रिलेटेड जो मेल्स में ग्लैंड होता है उसकी वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हमारे किडनीज के ऊपर इश्यूज हो रहे हैं, जी जी, हम उसको जड़ से ठीक कर उनकी किडनीज की रिकवरेबिलिटी को वापस लाने में हमारा बहुत ज्यादा मतलब वी हेल्प देम इन दैट एस्पेक्ट। राइट सर। तो जैसा इन्फेक्शन की बात की, तो किडनी में इन्फेक्शन कैसे, जैसा हम यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करते हैं? एग्जैक्टली, यूटीआई भी दो टाइप का होता है। एक होता है जो हमारे सिर्फ पेशाब की थैली तक सीमित हो जाता है, दैट इज नोन एज एन एसिम्प्टोमेटिक, या हमारा जो कहते हैं कि लोअर लेवल का यूटीआई होता है। जी। कई बार यूटीआई जब
बैक्टीरिया उसका काफी प्रॉब्लमेटिक होता है या खराब वाला होता है, तो वो किडनी तक चला जाता है, नीचे से असेंड कर कर वो यूरेटर से होते हुए किडनी तक चला जाता है, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ओके। पाइलोनेफ्राइटिस में पेशेंट को किडनी के अंदर पस बन जाना या किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन करके उनको ट्यूब्स को ब्लॉक कर देना, तो वो बेसिकली हम लोग उसको दवाइयों से या किसी प्रकार की अगर लेजर सर्जरी होती है उसके द्वारा हम उसको ठीक करते हैं। राइट सर। तो जैसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये मेल या फीमेल किस में ज्यादा कॉमन होता है? ये यूटीआईज एक्चुअली होते सिर्फ फीमेल्स में ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि जो फीमेल्स का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है जो ब्लैडर से बाहर जाता है, इट इज ओनली 4 सेंटीमीटर्स, बहुत शॉर्ट होता है, और मेल्स में इट इज अबाउट 16 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो जब और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो स्किन से, हमारे स्किन से ज्यादातर असेंड कर कर और ब्लैडर तक पहुंचते हैं। तो बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रूट इन द फीमेल्स, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी इसको खत्म नहीं कर पाती और उनको जल्दी जल्दी और रेकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। ऑन द अदर हैंड मेल्स में अगर रेकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी फॉल्ट है जिसको अगर हम ठीक करेंगे तो उसके रेकरेंट इन्फेक्शंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ओके। जिसमें सबसे ज्यादा कॉमनली हमको जैसे मिलता है उसमें उनकी प्रिप्यूस, जो उनकी खाल है स्किन की, वो पीछे नहीं जा पाती है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, कई लोगों को आइडिया नहीं रहता है कि ये पीछे जाती है और वो नहीं जा पाती, जिससे कुछ यूरिन उनके जो पेनाइल स्किन में ट्रैप्ड हो जाती है, जो स्मेग्मा क्रिएट करती है, और उसकी वजह से भी उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मेल्स में देयर ऑलवेज हैज टू बी अ कॉज व्हिच अ यूरोलॉजिस्ट हैज टू फाइंड आउट, एंड इफ यू ट्रीट इट, वो जड़ से ठीक हो जाता है। ओके। तो जैसा आपने बताया कि मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर ये इतना कॉमन नहीं होता है, बट कुछ कुछ इसके कारण होते हैं। बट अगर वो आप को हो रहा है तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और उसके बाद वो क्लिनिकली एग्जामिन करके भी आपको बता सकते हैं कि आपका कारण। बट ज्यादातर महिलाओं में, फीमेल्स में ये बहुत कॉमन देखा जाता है। बट इसका कारण क्या है सर? फीमेल्स में होता भी है और बार बार होता है, तो क्या इसके पीछे रीजन होता है? फीमेल्स में जो सबसे कारण हम लोगों ने जो इंडिया में देखा है, वो बेसिकली डिहाइड्रेटेड रहती हैं, और उसका कारण उनका भी बेचारियों का जो प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड वॉशरूम्स, जो हमारी मार्केट प्लेसेस में या जहां काम के वर्क प्लेसेस में, वो उनको एक हाइजीनिक सिस्टम उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो बेचारे घर से कर कर डिहाइड्रेटेड होके चलती हैं। सेकंड, उसका जो मेन कारण है वो यूरिन को रोक लेते हैं, तो रोकते हैं यूरिन, इससे भी अंदर का हमारा बैक्टीरियल फ्लोरा जो होता है वो ग्रो करता है और उनको रेकरेंट इन्फेक्शन से वो प्रोन करता है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है वो पेट की खराबी का होना, क्योंकि यूटीआईज में जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन पाया जाता है वो ई कोलाई पाया जाता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आता है। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 70 to 80% फीमेल्स में ई कोलाई पाया जाता है। तो किसी भी प्रकार के अगर आपको इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी यूटीआईज और आपकी किडनीज पर भी पड़ रहा है। अच्छा, तो मतलब अगर हमें जीआई सिम्टम है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उससे हमें यूटीआई भी हो सकता है। ओके, रूट कॉज कई बार। और दूसरा, आपने जैसे डिहाइड्रेशन की बात की कि हम पानी कम पी रहे हैं, हमारा लिक्विड इनटेक कम है, वो कारण होगा, या फिर हम यूरिन को काफी टाइम तक होल्ड करके रखते हैं, रोक के, तो वो मेल्स में भी हो सकता है, जरूरी नहीं फीमेल में ये कारण, मेल्स में भी हो सकता है। बिल्कुल, तीनों ही कारण मेल्स में भी हैं। जी जी। तो इसमें आपने सबसे बड़ा बताया कि डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है, और कई बार पानी को लेके कंफ्यूजन रहती है, लिक्विड इनटेक को, तो कितना पानी हमें पीना चाहिए अगर हम बात करें तो? अगर हम एक स्वस्थ इंडिविजुअल की बात करें, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एक एडल्ट को करीब 2.5 से 3 लीटर के करीब अगर वो दिन में लिक्विड्स ले रहा है, जिससे उसका यूरिन का जो आउटपुट है प्रतिदिन 24 घंटे में अगर 1.5 लीटर के करीब आ रहा है, उसको हम एडिक्वेट अमाउंट मानते हैं। ओके, तो मतलब आप 1.5 लीटर यूरिन पास कर रहे हैं, तो मतलब आपका हाइड्रेशन ठीक है। तो हाइड्रेशन किसी भी फॉर्म में, पानी मतलब आप किसी भी, या लिक्विड्स, पानी, लिक्विड्स, जूसेस, सूप्स, आप लाइम जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जस्ट टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। एंड इन समर्स यू हैव टू इंक्रीज a bit of more fluid intake, because उस समय हमारा स्वेट से कुछ निकल जाता है, जिसको हमको कॉम्पनसेट करना होता है। तो लोग, ज्यादातर यूथ कहता है कि नहीं, लिक्विड इनटेक की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फिर हम लिक्विड में तो बियर भी आ जाती है, तो वो क्या किडनी के लिए ठीक है? देखिए,
हमारे यूथ को एक्चुअली जो है कुछ बहाना चाहिए होता है, और बहाना क्या मिलता है कि आजकल एक बड़ी कॉमन सी चीज, किसी से भी पूछो अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है जी जी। तो सब ये कहते हैं कि बियर पी लीजिए और वो निकल जाएगा। बल्कि आप यूथ में मेल्स की बात कर रहे हैं, आजकल हमारे पास फीमेल्स बहुत आती हैं जिन्होंने कभी टेस्ट नहीं करा है कि सर हम क्या बियर पी लें या हम अल्कोहल मतलब उससे ले लें, तो स्पेशली बियर का। तो बस मैं उनसे ये कहता हूँ कि आई एम नॉट कैंपेनिंग फॉर वाइन एंड बियर शॉप, बट बियर का इफेक्ट ये रहता है कि ये आपको डायूरेटिक होता है, ये डायूरेटिक होता है जो आपका यूरिन के प्रेशर को बढ़ाता है, बट ये टेम्परेली आपको हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म में स्टडीज ने दिखाया है कि लॉन्ग टर्म ऑफ बियर इनटेक एक्चुअली प्रीडिस्पोजेस टू स्टोन फॉर्मेशन। ओ अच्छा। और यही चीज आप अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने बॉडी में अच्छा पानी का इंटेक ज्यादा बढ़ा दें। जी। पानी के इंटेक भी ज्यादा बढ़ाने से आपका डायूरेटिक इफेक्ट ही आता है। सो रादर देन गोइंग फॉर बियर, जिसमें आपको जो नहीं पीते हैं उनको हैबिट बनने की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट गिव्स यू सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लेजर। एक बार अगर आप इसकी आदत पड़ जाती है फिर आपके चाहे स्टोन होए या ना हो, आप बहाने ढूंढते हैं कि चलो यार एक बियर ही मार लेते, पथरी बनने से दोबारा बच जाए। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। स्टोन का तो बिल्कुल जैसा सुनते हैं हम, कई बार किसी को स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कहते हैं कि बियर पीने के बाद स्टोन निकल जाता है। तो आपने बताया कि उसका एक डायूरेटिक इफेक्ट होता है कि उससे आपका यूरिन ज्यादा बनेगा, बट वही सेम इफेक्ट आपको पानी पीने से भी हो सकता है। इसमें एक चीज और है, जैसे स्टोन की हम बात आपने बताई, और स्टोन हम देखते हैं कि ज्यादातर अगर अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है या हम कोई और टेस्ट कराने गए हैं तो उसमें कुछ कंक्रीशन ऐसा रिपोर्ट में हमारा आता है, या छोटे मोटे स्टोन आमतौर पे किडनी के अंदर निकल जाते हैं। तो स्टोन इतना कॉमन क्यों है, मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? कोई किसी तरह की सर्टेन डाइट है या कोई लाइफस्टाइल है, या फिर भारतीयों में स्टोन ज्यादा बनता ही है? इसमें समीर, what I would like to say that in the present era, almost in Delhi, if I'm talking about, 1 out of every 3 household में पथरी है, किसी ना किसी फैमिली मेंबर को स्टोन है, whether it is a gallbladder stone or a kidney stone, which is now being very very prevalent. इसमें जो सबसे ज्यादा रिसर्चेस हुई हैं कि क्यों बन रहा है, एक्चुअली किडनी स्टोन्स कई टाइप के होते हैं, जिसमें कैल्शियम्स के होते हैं, ऑक्सलेट्स के होते हैं, फास्फोरस के होते हैं, यूरिक एसिड्स के होते हैं। तो स्टोन्स बनते जो हैं वो मिनरल्स जो हमारी किडनी एक्सक्रीट कर रही है, वो अगर किडनी में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर उसका कंसेंट्रेशन पहुंच रहा है तब वो थोड़े थोड़े उसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं वो किडनी के अंदर ही, और फिर ये क्रिस्टल्स बेसिकली जुड़कर एक बड़ी पथरी का रूप देते हैं हमारा। सो कई बार आपको डाइट आप जो ले रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि जैसे अगर आपको, कई लोग कैल्शियम की बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। कैल्शियम टैबलेट या कैल्शियम इन फूड? कैल्शियम इन फूड इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल, जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं उनके लिए। वो जाकर ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करते हैं और वो ही हार्मफुल ज्यादा होते हैं। अगर आप एक बैलेंस डाइट के अंदर जो आप कैल्शियम लेके चल रहे हो, दे आर एक्चुअली नेवर हार्मफुल। सेकंड, लेस कंजम्पशन ऑफ फ्लूइड्स। जैसे मैंने आपको बताया आजकल लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो जो मिनरल्स फ्लश आउट होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। थर्ड, जो हमारा वाटर कई जगह पर हार्ड वाटर हो रहा है जिसमें कुछ मिनरल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली दिस इज फाउंड इन हिली एरियाज। जैसे मेरे पास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पेशेंट्स कई आते हैं, तो इनमें स्टोन्स की बहुत मात्रा होती है क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स उनके कॉमनली वाटर में पाए जाते हैं वो ले रहे हैं और वो बेसिकली जरूरत से ज्यादा पहुंचकर स्टोन फॉर्मेशन को प्रीडिस्पोज कर रहे हैं। राइट। तो जैसा देखते भी हैं ज्यादातर रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड में, कि स्टोन किसी को निकल गया है, कोई भी स्टोन, तो अगर स्टोन को अनट्रीटेड छोड़ते हैं, उस स्टोन के लिए फर्दर कोई भी फॉलो अप नहीं करता, तो उससे क्या प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी? मैं सबको यही सलाह करूंगा कि लोग ये कहते हैं कि जब मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही, तो मैं इसको क्यों ट्रीट करूं। सबसे पहले तो मैं आप लोग से ये क्लियर करना चाहूंगा दैट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द रीनल स्टोन्स आर ट्रीटेबल थ्रू मेडिसिन्स, प्रोवाइडेड उनका साइज ऐसा हो जो कि वो यूरिनरी
जो यूरेटर होता है, जो किडनी से एक ट्यूब निकलती है, उसके द्वारा निकल जाए। तो नॉर्मली 4 से 5 mm के जो स्टोन्स का साइज होता है वो निकल जाता है। जी जी। लोगों में बड़ी मिसकंसेप्शन और धारणा गलत है कि कोई दवाई से स्टोन घुल जाता है। मैं ये एक्सप्लेन अपने पेशेंट्स को भी करता हूँ कि अगर आप कोई भी दवाई लोगे तो वो पेट से होकर ही किडनी तक जाती है, डाइजेस्ट जब होती है ब्लड स्ट्रीम से जाएगी। अगर कोई इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है जिसने पत्थर को गला दिया तो वो तो किडनी को भी उसका एक गलाने का पूरी क्षमता रखती है। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं, या तो स्टोन निकलता है पूरा जी। या उसको निकलवाना पड़ता है। अगर उसमें सूजन क्रिएट कर रहा है या वो किसी समय पर पड़ा हुआ है तो आज नहीं वो कल जाकर आपको तकलीफ देगा। तो यू शुड कंसल्ट योर यूरोलॉजिस्ट, और हर पर्सन को देखते हुए वो उसको एडिक्वेट एडवाइस करते हैं कि इसको निकलवाना चाहिए या दवाइयों से ट्रीट होना चाहिए। बट उसको आप अंदर अपना ना रखें, मिसकंसेप्शंस पे ना रहें, उसको एक बार एक कंसल्ट कर लीजिए यूरोलॉजिस्ट से। जी जी। दैट इज एडवाइस। राइट। तो जैसा डॉक्टर अतुल ने बताया है कि अगर आपको किडनी स्टोन है, और उसमें अगर हम बात करें तो 70% के करीब किडनी स्टोन्स हमारे बिना सर्जरी के निकल जाते हैं और ट्रीट हो जाते हैं, मेडिकली मैनेजमेंट उनका हो जाता है। पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको स्टोन है तो एक बार यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें, और किसी भी तरह का ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेने से पहले एक बार ज़रूर यूरोलॉजिस्ट से बात करें कि ऐसा कुछ होता नहीं है मेडिकल साइंस के अंदर कि स्टोन घुल गया, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। बट राइट ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए आपको एक बार यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करना पड़ेगा। तो जैसे हमने स्टोन की बात की सर, तो कितना mm साइज का स्टोन होता है जो मेडिकली मैनेज हो जाता है, या किस तरह के स्टोन के अंदर फर्दर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, कि जैसे 5 mm 6 mm स्टोन कुछ एक पर्टिकुलरली उसकी सीमा है? अगर हम बात करें अडल्ट्स की, अडल्ट मेल या अडल्ट फीमेल की, तो किडनी एक बहुत बड़ा एक टाइप रूम होता है जिसके अंदर कई स्टोन्स अगर पड़े रहते हैं तो भी दिक्कत नहीं देते हैं। लेकिन वो स्टोन जब एक ट्यूब में, जब उसके यूरेटर में आकर होता है, क्योंकि यूरेटर का जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 4 mm का होता है, जब उसमें आते हैं और वो फंसते हैं तब किडनी के अंदर उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तब एक बंदे को पेन होता है जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स की हेल्प लेता है। तो 4 mm का क्राइटेरिया को हम फाइनल नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो यूरेटर होता है वो डिस्टेंसेबल होता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो इट कैन अकोमोडेट अ बिट मोर साइज। तो हम लोग नॉर्मली 5 to 6 mm का लेते हैं कि जिसके निकलने की चांसेस ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 70 to 80% होते हैं। और उसके बाद जितना बड़ा स्टोन का साइज होता चला जाता है उतना ही प्रतिशत उसके अपने आप निकलने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। ओके ओके। तो आपने साइज की बात की, और कुछ स्टोन की शेप भी होती है, तो शेप में भी शेप में बिल्कुल मैं कहने ही जा रहा था जी। जैसे कुछ स्टोन्स जो हमारे स्पिकुलेटेड स्टोन्स होते हैं, स्पिकुलेटेड मतलब जिनको थोड़ा सा कांटेदार जो पत्थरी होती हैं, वो चाहे छोटे भी होते हैं लेकिन वो दीवार जो हमारा होता है उसके अंदर वो फंस जाते हैं। ओके। और उसके बाद वो फिर वो नीचे डिसेंड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर सूजन बढ़ रही है या फिर हमें बार बार पेन किलर्स की या इंजेक्टेबल पेन किलर्स की जरूरत पड़ रही है, हमारी किडनी में यूरिन में खून आने लगता है, देन वी टेंड टू रिमूव दैट। तो सर पता कैसे करें, मतलब इसके सिम्टम्स क्या है? कई बार हम स्टोन के पेन को कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ज़्यादातर जब किसी को पेन होता है तो उसको लगता है मुझे कमर में दर्द है, तो बैकएक और स्टोन के पेन को डिफरेंशिएट करने के कैसे किया जाता है? देखिए, जो हमारा किडनी का स्टोन्स होता है समीर, वो बेसिकली जो प्रेजेंट करता है वो बैकएक में ही करता है। जो हमारे फ्लैंक्स होते हैं, फ्लैंक्स मतलब जो हमारे बैकबोन के दोनों तरफ जो एरिया होता है, उसमें वहां पर वो पेन स्टार्ट करता है और वो नॉर्मली रेडिएट करता है। रेडिएट का मतलब वो पीछे से आगे की साइड में आता है, पेट के आगे की साइड में आता है। और कई बार वो थाइस तक भी या नीचे तक भी वो जाता है। इस टाइप का शिफ्टिंग पेन या इस टाइप का पेन जो रेडिएट कर रहा है, इट इज वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीनल स्टोन्स। हालांकि कई बार इनकी बड़ी वेरीड प्रेजेंटेशन होती है। लो बैक एक, जिनको लो बैक एक जो डिस्कम्फर्ट टाइप का भी हो रहा है, उसमें भी कई बार हमारे स्टोन्स इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि तब बंदा अल्ट्रासाउंड कराता है और तब उसमें पकड़ में आता है। दूसरा, इसमें आपको यूरिन में ब्लड आ जाता है, या कई बार आपको फीवर विद चिल्स आ रहा है अगर आपको, या यूरिन करने में कई बार आपको प्रॉब्लम होने लगती है।
आपको प्रेशर लगता है, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो ना यूरिन का प्रेशर हो पा रहा है और ना आपका पॉटी का जो प्रेशर होता है वो भी आपको खुलकर नहीं आ पा रहा है। Okay. उस कंडीशन में ये क्लियर कट डायग्नोसिस होता है कि आपका यूरेटर में आके स्टोन लोअर यूरेटर में वो फंसा हुआ है। ओके ओके राइट। तो ऐसा कोई पेन होता है इस तरह का, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करना चाहिए? मतलब जाके पहले टेस्ट कराना चाहिए या पहले यूरोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वो यूरोलॉजिस्ट तक नॉर्मली कई लोग नहीं पहुंच पाते हैं। राइट। जो ज्यादातर जिनकी एक्सेसिबिलिटी होती है पेशेंट्स की, वो जनरल फिजिशियंस या जनरल सर्जन्स तक ही होती है। जी। तो आप वहां पर जाएं और ओवर द काउंटर आप मेडिसिन ना ले, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। Okay. क्योंकि ज्यादातर जो ओवर द काउंटर जो केमिस्ट आप जाते हैं तो वो या तो आइब्रूफेन या जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं वो दे देते हैं, जिसका हमारी किडनी पर बड़ा हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है। Okay, right. तो सबसे पहले सजेस्टेबल तो ये है कि अगर इतना दर्द हो रहा है तो आप जाकर उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट ले लें, दर्द की दवाई ले लें, और साथ में वो आपको जरूर बताएंगे एक यूरिन का टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड कराना। जी जी। उसमें अगर कुछ ऐसा निकल कर आता है जिसके अंदर स्टोन है या हाइड्रोनेफ्रोसिस क्रिएट हो रही है, तब फिर आप एक यूरोलॉजिस्ट से जाकर उसका परामर्श करें। राइट। तो सर, इसमें आजकल जो किडनी स्टोन के लिए सर्जरीज है, तो वो सर्जरीज कितनी एडवांस्ड है और किस तरह की सर्जरीज क्या, और उसमें क्या पेशेंट को कितने टाइम के लिए एडमिट रहना पड़ता है, और कोई बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज या मेजर सर्जरीज होती हैं? अगर हम किडनी स्टोन सर्जरीज की बात करें तो देयर हैज बीन अ पैराडिग्म शिफ्ट। ओके। अगर हम पिछले 30-40 साल से बात करें और आज की अगर हम बात करें तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। पहले जो होता था पूरा चीरा लगता था और उसमें रिकवरेबिलिटी बहुत होती थी, जो ग्रेजुअली 20-25 साल से दूरबीन वाली विधि से आ गई थी। लेकिन किडनी में जितने भी स्टोन्स होते थे वो नॉर्मली एक छेद या दो छेद करके, जिनको हम की होल सर्जरीज कहते थे, उससे होता था, जिसको हम लोग PCNL या मिनी PCNL टेक्निक कहते हैं। अब कुछ वर्षों से ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें किडनी के स्टोन्स या कहीं पर भी किडनी यूरेटर्स में स्टोन्स होते हैं, हम बिना किसी छेद करे हम उसको निकाल लाते हैं। पहले हमारी दूरबीन ऐसी थी जो सिर्फ यूरेटर में जाती थी, मुड़ नहीं पाती थी, रिजिड होती थी। अब हमारे पास फ्लेक्सिबल दूरबीन आ गई है जो किडनी के हर कोने में जाकर हम बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा स्टोन जो भी रिक्वायर्ड होता है बिना किसी होल करे हम निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग RIRS टेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके। इसमें सिर्फ पेशेंट को एक दिन रुकना होता है अस्पताल में, मतलब 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं जी। और उसके बाद विद इन अ फ्यू डेज ही इज बैक टू हिज नॉर्मल वर्क, सिंस देयर इज नो कट, नो होल, नो इंसिजन, नो पेन। ओके, वेरी गुड। नहीं, अब सर्जरीज में तो खैर अभी काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है, और ख़ास तौर पे किडनीज के जो स्टोन सर्जरीज हैं उनके अंदर। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर एक बार की राइट डायग्नोस्ड होना और राइट टाइम पर। अगर आप सही टाइम पर जा रहे हैं तो मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगा कि उसमें अपने आप मेडिसिन के द्वारा निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोवाइडेड यू रीच टू द यूरोलॉजिस्ट एट अ टाइम जब वो आपकी मदद कर सके। जी जी जी। कई बार आप अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ट्रीटमेंट्स गलत हैं या वो हैं, जो हमारे ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस आर वेरी गुड, बट अगर आप वो ले रहे हैं तो साथ में कुछ ना कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट जरूर कराकर उसको कोरॉबरेट करिए जी जी कि आपका ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। राइट राइट। अगर आपको उससे फायदा हो रहा है तो यू शुड गो अहेड विद इट। बिल्कुल। बट अगर नहीं हो रहा है या स्टोन का साइज बढ़ रहा है या आपको दिक्कत हो रही है, देन डेफिनेटली आप इसमें आकर या तो दवाइयों से या इस प्रकार की जो अत्याधुनिक हमारी जो लेजर के जो उपकरण है जिसके द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे आप उसको निकलवा कर। राइट। और दूसरा इससे एक और फर्क पड़ जाता है, अगर सपोज करिए हम उसको निकालते हैं जी। तो हम उसको स्टोन एनालिसिस कराते हैं। ओके। उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस वैरायटी का स्टोन बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 4 या 5 वैरायटी के होते हैं जिनमें डाइटरी एडवाइसेस हर की अलग अलग होती हैं। ओके। जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट काफी कॉमन, उसका सबसे ज्यादा 70 से 80%, 70 to 80% होता है। उसके डाइट चार्ट पूरा अलग होता है। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं हम तो टमाटर बंद कर देंगे, हम तो हरी सब्जियां बंद कर देते हैं, तो एक्चुअली आप उस प्रोटीन के इंटेक को बंद कर अपनी इम्यूनिटी आप कम कर रहे हैं, जबकि उससे आपके स्टोन रेकरेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपका स्टोन है ही डिफरेंट वैरायटी का जिसको डिफरेंट एक्शंस की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। पर सर जैसा हम देखें कि उतना डाइट में हमारे उस तरह की कंजप्शन होती भी नहीं है कि अगर आप देखेंगे किसी को स्टोन है तो सबसे पहले वो बात करते हैं कि अच्छा टमाटर खाना बंद कर दिया या भिंडी खाना बंद कर दिया, तो या बीजे वाली सब्जियां, हाँ बीज वाली सब्जियां बंद कर दी।
दी, तो अब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी सब्जियों में कितना ज्यादा टमाटर, तो उतना तो एक्सेप्टेबल है आई थिंक, या आपको लगता है ऐसी चीजें बिल्कुल आपको अवॉइड करनी पड़ेगी? ये मिथ है, ये मिथ है। बिल्कुल ये मिथ है कि जी। टमाटर खाने से पथरी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है दूसरा एक सबसे बड़ा आई थिंक मिथ हो गया, आप इसको करेक्ट करेंगे, कि कई बार लोग कहते हैं कि अगर आपको स्टोन हो रहा है तो दोबारा स्टोन फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपको दूध भी या जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी बंद करने पड़ेंगे क्योंकि कैल्शियम से स्टोन बनता है। तो ये भी क्या मिथ है? बिल्कुल ये मिथ है। लोग, अगर मैं कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन्स की बात कर रहा हूँ, तो लोग बिल्कुल ही डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं और कुछ समय के बाद मैं देखता हूँ कि उनको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो रहे हैं या उनको वीकनेस आ जाती है। हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम है वो जितना है 1200 माइक्रोग्राम, जितने भी हमारे पर डे की ज़रूरत होती है, उसको हमको डेयरी प्रोडक्ट से, दूध या दही या पनीर से हमको उसको करना ही पड़ता है। तो एक बैलेंस डाइट अगर आप लेके चलते हैं, देयर इज ऐसा कोई भी मॉडरेशन में डाइट्स अगर हम लेके चलेंगे, अगर आप बिल्कुल ही बंद कर देंगे या ज्यादा ही खाने लगेंगे, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड। राइट। तो मुझे लगता है कई बार ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इस तरह की रिसर्च हुई है, तो वो उसको कॉपी करके कई बार हम फॉलो, वो भी एक आइसोलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं जिसको लोग आजकल सोशल मीडिया के जमाने में एक फॉलो करता है तो फिर वो एक प्रचलन सा चल जाता है, एक फैशन सा चल जाता है। तो आपके पास भी ऐसे पेशेंट आके सवाल पूछते होंगे कि टमाटर सारे पूछते हैं, बल्कि हमको उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि अगर आप नहीं खा रहे हैं बट आप उसमें हाइड्रेशन अगर आप एडिक्वेट रख रहे हो या अपना पानी का इंटेक अच्छा कर रहे हो, मेजॉरिटी सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं अगर आपकी किडनी स्वस्थ है। राइट सर। तो सर जैसे आपने बताया कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अपना ले रहे हैं तो उससे पहले कुछ इमेजिंग या कुछ टेस्ट कराने की जरूरत होती है। स्टोन को लेकर कई बार काफी साइज को लेकर कंफ्यूजन रहती है, कई बार हम टेस्ट कराते हैं तो उसके साइज में काफी फर्क आता है एक लैब से दूसरी लैब के अंदर। तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें स्टोन का साइज देखने के लिए, तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन आप क्या कहेंगे? See, ultrasound is only 65 to 67% sensitive of detecting kidney stones, और कभी भी अगर आप एक बार में 4 अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से कराएंगे तो साइजेस अलग अलग आएंगे, बिकॉज इट इज ऑपरेटर डिपेंडेंट। राइट। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो सिर्फ और सिर्फ एक लो डोज का सीटी स्कैन जो होता है, जिसको हम लोग NCCT KUB रीजन कहते हैं, किडनी यूरेटर ब्लैडर का, जो सिर्फ 1 मिनट के अंदर हो जाता है, that has got a sensitivity of around 95 to 97%। ओके। तो ये 3 डायमेंशनल पिक्चर देता है। जी जी। कई बार क्या होता है कि अगर आपका स्टोन का साइज बड़ा है लेंथ में, लेकिन उसकी विड्थ छोटी है जो कि हमारे यूरेटर के अंदर अकोमोडेट कर रही है, तो भी उसको अपने आप निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इन स्पाइट ऑफ द बिगर साइज। ओके ओके राइट। तो ये हमें सारी इंफॉर्मेशन एक सीटी स्कैन देता है। तो नाउ इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ओके ओके। पर ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी अल्ट्रासाउंड की हर जगह होती है, तो आपने पहले एक बेसलाइन टेस्ट कर अल्ट्रासाउंड ही ज्यादातर लोग कराते हैं, फिर उसके बाद अब जब हमको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और हमें रिक्वायरमेंट अगर लगती है, जैसे कॉन्क्रीशंस आ गए, उसके अंदर कोई सूजन नहीं आ रही है, तब नॉर्मली हम लोग सीटी पे नहीं जाते, फिर नहीं करते। एग्जैक्टली राइट। तो सर जैसे हमने किडनी स्टोन्स के बारे में बात की और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की और उसके प्रिवेंशन के बारे में भी आपने बताया एज सच, और कुछ उससे रिलेटेड मिथ थे उसको भी आपने क्लियर किया। तो किडनी से नीचे आ जाते हैं और हम बात करते हैं हमारे प्रोस्टेट के लिए, और प्रोस्टेट कैंसर जैसा हम बात कर रहे हैं भारत में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो प्रोस्टेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस एज में शुरू होती है और उसके क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? ये बहुत अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट यू हैव आस्क्ड, क्योंकि ज्यादातर कॉमन पब्लिक को ये मालूम है कि प्रोस्टेट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज, कि 50 साल के बाद ही स्टार्ट होना है या 55 साल के बाद ही स्टार्ट होना है। तो ये कॉमन सा चीज़ है और वास्तव में ये कॉमन भी है। बट नाउ व्हाट आई एम सीइंग, वी आर सीइंग इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस, कि लोगों में जो एक एज ग्रुप है बिटवीन 20 to 40 वाला जो एज ग्रुप है, उसके अंदर प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आने लगी है। और वो बेसिकली एनलार्जमेंट हम नहीं कहेंगे, उसको बढ़ा नहीं कहेंगे, ग्रोथ नहीं कहेंगे, हम उसको कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस मतलब उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उसको सिम्टम्स वही प्रतीत होते हैं जो एक ओल्ड एज वाले बाद में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम्स होते हैं। दे आर द सेम। राइट। जैसे रुक रुक कर पेशाब आना या जल्दी जल्दी पेशाब जाना, या एक अर्जेंसी होती है कि जाने से पहले ही उनको एकदम से भागना पड़ता है, या भागने से स्टार्ट करने से पहले उनकी
कुछ यूरिन के ड्रॉप्स लीक कर जाते हैं। Right. ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि आजकल एक यंग एज ग्रुप में भी बहुत पाए जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली अवेयरनेस की जरूरत है और किस वजह से हो रहा है उसको ट्रीट करने की जरूरत है। जी जी। और अगर ये प्रोस्टेटाइटिस लगातार होता रहता है तो आगे चलकर ये और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ओल्ड एज के अंदर। अगर हम बात करें कि आजकल कैंसर्स भी बहुत हमारे प्रोस्टेट के बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गए बिकॉज हमारी डायग्नोसिस जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत एडवांस्ड आ गई हैं जो हमारे पकड़ लेती हैं उसको। जी। और ये एक प्रकार से अच्छा भी है क्योंकि प्रोस्टेट एक ऐसा ट्यूमर है जो कि बड़ा स्पेयरिंग ट्यूमर होता है, उसमें आपको घबराने की चीज़ नहीं होती है क्योंकि इसका जड़ से इलाज होता है होता है इसके अंदर। तो पीपल शुड बी अवेयर नाउ। ओके, तो इसीलिए ईयरली या बाय एनुअली उनको एक हेल्थ चेकअप में प्रोस्टेट को इंक्लूड करना ही चाहिए। तो क्या उसमें करना चाहिए इंक्लूड प्रोस्टेट हेल्थ के लिए? अगर हम करते हैं तो यंग एज ग्रुप की अगर हम बात करें और हम एक ओल्ड एज ग्रुप की बात करें 50 साल के बाद वालों की बात करें, 50 या 20 के और 50 के बीच वालों की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें 20 से 50 वालों के बीच में जो हम लोग इंडिकेट करते हैं वो तो एक तो यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन रूटीन टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। एक स्पॉट यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन हम लोग करवाते हैं। ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है उसका किडनी का क्या हेल्थ हो रही है। और एक अल्ट्रासाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट सर। एक पीएसए टेस्ट होता है वो किस एज में? पीएसए का जो टेस्ट हम लोग करवाते हैं वो नॉर्मली हम लोग 50 के बाद एनुअली 45 टू 50 ईयर्स के बाद हम सजेस्ट करते हैं एनुअली, क्योंकि पीएसए जो होता है वो एक प्रकार का हार्मोन होता है जो सिर्फ प्रोस्टेट से निकलता है और जिसमें प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है उसमें ये ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है, तो इसलिए पकड़ में पहले आ जाता है। हालांकि ये प्रोस्टेटाइटिस में भी बढ़ जाता है, तो जैसे यंग पेशेंट्स हैं उनमें भी हम लोग ये पीएसए का टेस्ट कराते हैं जिनको सिम्टम्स इस टाइप के हो रहे हैं। राइट। जो मैंने आपको करे बात। तो ये पीएसए से हमको चीजें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती हैं और अगर हमने उसको सही समय पे ट्रीट करा तो आगे जाकर वो विकराल रूप नहीं कर सकती है। अच्छा सर, जैसे हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं और पानी की भी, वाटर इनटेक की बात की, कुछ लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, इनफैक्ट रात को ज़्यादा पानी, तो ऐसा कुछ साइंटिफिक इसके पीछे एक्सप्लेनेशन है कि कुछ रात को हमें कम पानी पीना चाहिए या सिर्फ वो हमारी नींद में इंटरफेयर करता है? कि जैसा कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रात को पानी पिएंगे तो आपकी किडनी को उतना फंक्शन काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, देखिए अगर मैं बात करूं तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी का वो समय समय पर अपने हिसाब से काम करता है। जब हमारी बॉडी सो जाती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। सारे ऑर्गन्स की जो रिक्वायरमेंट जो दिन में होती है वो रात में बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी पीने से, हम ये नहीं कह रहे हैं आप कम पीजिए, बट जैसे मैंने बताया 2.5 से 3 लीटर, 3 साढ़े 3 लीटर अगर आप दिन भर में ले रहे हैं, विद दिन 24 आवर्स लेना है, अगर आप दिन में भी ले लेते हैं तो वो आपकी किडनी एक्सक्रीट कर लेती है आपको। अगर आप रात में ज़्यादा ले रहे हैं तो बट नेचुरल आपको उठना ज़्यादा पड़ेगा एंड दैट विल ट्रांसलेट मोर इनटू जैसे आपको फटीग होना, इंसोम्निया होना, नींद का नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, वो आपका वो मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। ऑलराइट, ठीक है। किडनी से एज सच उसका नहीं जी, बट वो कई बार कुछ तरह की डाइट होती है जिसकी वजह से आपको पानी, वाटर इनटेक ज्यादा करना पड़ेगा, या कुछ मेडिकेशंस भी होती है जो डिहाइड्रेट करती है तो आपको पानी, प्यास ज्यादा लगेगी, तो वो भी हो सकता है। और ऐसा भी कुछ है कि विंटर्स के अंदर लोग पानी कम पीते हैं, तो पानी इसलिए भी क्योंकि विंटर्स में हमारी बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, बिकॉज हमारा स्वेट सिस्टम जो होता है जिसके द्वारा हमारा पानी निकलता है वो फिर हमारा नहीं होता, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी पानी की हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और इसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी नॉर्मली देखा गया है कि अगर आप 2 या 3 बार जा रहे थे तो आप 4 बार जाते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लोग इसमें भी लेकर बड़े परेशान या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई बार हम समझाते हैं उनको कि नहीं, दिस इज फिजियोलॉजिकल, आप अपना पानी का इंटेक को नॉर्मल रखिए और आपको फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी वैसे ही कंट्रोल हो जाएगी। राइट राइट। इसके अलावा सर अगर हम बात करें तो यूरोलॉजिस्ट के पास लोग थोड़ा जाते हुए हेजिटेट करते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट के पास हेजिटेट करते हैं, तो ये हेजिटेशन अभी भी क्यों है और इस बारे में डिस्कशंस करते नहीं है? खास तौर पे यूरोलॉजिस्ट, ठीक है किडनी प्रॉब्लम है तो उनके पास चले गए, बट अदरवाइज यूरोलॉजिस्ट में अगर एंड्रोलॉजिस्ट भी हैं तो आपकी अदर हेल्थ रिलेटेड इशू, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डील करते हैं, तो इस चीज पे भी आप क्या कहेंगे, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? एंड्रोलॉजिस्ट हम लोग जो होते हैं बेसिकली हम लोग मेल सेक्सुअलिटी को डील करते हैं हमेशा, और उनके विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम ही सॉर्ट आउट करते हैं।
अब ये सेक्स एक ऐसा टैबू वर्ड है या ऐसा हमारे स्टिल हमारे इंडिया में, दिल्ली में हम वी आर नाउ लिविंग इन नेशनल कैपिटल कैपिटल है, उसमें सेक्स को लेकर ऐसे बात करने की टैबू है कि वो खुलकर नहीं बोल पाता, उसको एक इनहिबिशन, एक शर्म रहती है कि शायद अगर मैंने इस बारे में बात करी तो लोग मुझे कहीं इम्पोर्टेंट ना हमें वो दे दें, तो वो छुपता छुपाता जाता है, या तो लिटरेचर पढ़ता है, या आपने कई जगह देखी होंगी एक सेक्स क्लिनिक्स खुली रहती हैं जो कि एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं होते हैं, नॉन मेडिकल वाले खोल लेते हैं, और वो उनका इतना फायदा उठाते हैं, उनका इतने हजारों रुपए का टेस्ट करवा कर और उनको ऐसी दवाइयां दे देते हैं जिससे उनको बेसिकली उन दवाइयों की ही आदत पड़ जाती है और अल्टीमेटली उनकी सेक्सुअल लाइफ आगे जाकर बहुत हद तक खराब हो जाती है। मेरा सजेशन ये है कि आप आए और यूरोलॉजिस्ट से खुलकर बात करें। अगर आप अनमैरिड हैं और अगर आप मैरिड हैं तो कोशिश करिए आप अपने पार्टनर के साथ आए, क्योंकि कई बार आपके अंदर इश्यूज नहीं होते हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी में इश्यूज होते हैं, तो वो हम लोग जज कर कर दोनों को काउंसलिंग करते हैं, तो वी आर मोर लाइक अ काउंसलर टू द पेशेंट। और हम चाहते हैं नेचुरल तरीके से अगर उनका ये सेक्सुअल लाइफ या वो सारी चीजें ठीक हो जाए, रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन्स व्हिच आर इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली दे आर अवेलेबल ओवर द काउंटर। राइट सर, राइट। तो एक इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यूथ में टेस्टोस्टेरोन को लेकर। तो टेस्टोस्टेरोन को अगर हम बात करें तो वो कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं विद डाइट और विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस? देखिए, सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि अगर कोई भी इश्यूज होते हैं तो उनको लगता है कि मेरे हार्मोन्स के अंदर कमी हो गई है और मैं टेस्टोस्टेरोन लगा लूं, या वो अपना टेस्ट करवाने जाते हैं जिसमें हमेशा एक टेस्टोस्टेरोन कम आता है। उसका मैं समीर आपको रीजन बता दूं। यस यस। हमारा जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन हमारा होता है वो डायर्नल होता है, मतलब दिन में 2 बार बढ़ता है। ऑलराइट। एक बार जो उसका बढ़ता है वो अर्ली मॉर्निंग बढ़ता है। अर्ली मॉर्निंग की अगर हम बात करें तो 4 या 5 बजे सुबह या 3 उस समय बढ़ता है, और एक बार लेट इवनिंग में उसका पीक आता है। ओके ओके। अब ज्यादातर जब आप टेस्ट करवाते हो तो आप 10-11 बजे जाते हैं, जिसके अंदर उसका आपका ज्यादातर का टेस्टोस्टेरोन कम आता है। यस यस। अब वो ज्यादातर तो वहीं पर ये सोच लेता है कि मेरे अंदर कमी आ गई है या मेरे हार्मोनल कमी आ गया है। दे ट्रांसलेट इट इनटू कि मेरी तो इंपॉर्टेंस हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। यस। तो उनको ये भी समझाना होता है कि हम उनको देखते हैं कि उनकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे हैं, उनकी क्लिनिकल कैसे है, क्लिनिकली हम उनको देखते हैं। देन वी सजेस्ट कि अगर आप दिन में 4 बजे जाओगे तो आपका लेवल ही अलग होगा। ओके ओके। और उनको जो समस्या हो रही है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन से नहीं हो रही है। ज्यादातर लोग अपने पीयर प्रेशर में बड़े परेशान, ये साइकोलॉजिकल है। किसी ने अगर उनको कोई चीज सजेस्ट कर दी कि साहब मैंने तो ये करा या मैंने तो वो करा या मेरा ये अब मेरा वो है, तो वो उसको एज अ कंपैरिजन कर कर एक इंफीरियोरिटी उनके अंदर कॉम्प्लेक्स आने लगता है, जबकि वो सच नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गया। तो इसमें आप फिर अगर आप कराते भी है टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, तो उसके लिए आप स्पेसिफिकली पेशेंट को बोलते हैं कि अगर किसी को कराना भी हो टेस्टोस्टेरोन तो वो इस समय दौरान कराएं कि? इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्री एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन करा लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह का तो कोई टाइम अवेलेबल होता ही नहीं है वहां पर। तो फ्री टेस्टोस्टेरोन वो होता है जो हमारे बॉडी के बिना कंबाइंड इफेक्ट में हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल फील हो रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग और चीजों को देखते हुए जज कर लेते हैं कि वेदर ये इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। बट मैं आपको बताता हूँ 99% लोगों को हार्मोन्स की डेफिशिएंसी नहीं होती है। ओके। इट्स ओनली 1% जिनको हार्मोन रिप्लेसमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मैं मेल हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ। राइट सर। एक चीज और है इसमें कि हम जैसे लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस एंड स्लीप का भी हमारी किडनी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्लीप और स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस की बात करें, इसका बहुत बड़ा रोल हमारे किडनी फंक्शन पर पड़ रहा है। इट इज अ मेजर थिंग जो हमारी किडनी हेल्थ को हैम्पर कर रही है। कैसे हैम्पर करती है? जब आप स्ट्रेस में होते हो तो हमारे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स होते हैं जिनको हम लोग एड्रेनलिन कहते हैं। इनका बेसिकली एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट रहता है। ये बॉडी के अंदर आर्टरीज को, जो हमारे खून ले जाते हैं, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे हमारे वाइटल ऑर्गन्स को खून नहीं पहुंच पाता है। किसी भी ऑर्गन को खाना खून से ही पहुंचता है। लगातार अगर आप उसको खाना कम पहुंचा रहे हैं तो बट नेचुरल है वो धीरे धीरे उसका फंक्शन खत्म होने लगता है। दूसरा, स्ट्रेस से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो अगेन हमारी किडनी को हेल्थ को फर्क करता है। स्ट्रेस से हमारा डायबिटीज हो जाती है, विच अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कॉजिंग किडनी डिसफंक्शन।
स्ट्रेस से हमारी नींद नहीं आती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम अपनी प्रॉपर चीजें नहीं कर पा रहे हैं, लाइक पानी का इंटेक नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, प्रॉपर डाइट हम नहीं ले पा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स to a lot. So stress nowadays is considered one of the major factors hampering kidney health. ओके, तो स्ट्रेस और नींद की जैसे हमने बात की, ज़्यादातर हम जैसा पढ़ते भी है देखते भी हैं कि हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, हमारे और दूसरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालती है, बट किडनी के ऊपर भी स्ट्रेस उसी तरह से पूरा इफेक्ट डालती है। साथ के साथ अगर हम बात करें जैसे हमारी कुछ लाइफस्टाइल में इस तरह की हैबिट्स होती हैं जो ओवरऑल हमारी वाइटल ऑर्गन्स के लिए ठीक नहीं है, उसमें एक सबसे बड़ा अगर हम देखें हैबिट स्मोकिंग और वेपिंग, तो इसका भी क्या हमारी किडनी के हेल्थ पे इफेक्ट होता है? बिल्कुल, स्मोकिंग हैज गॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट on the nicotine has got a direct effect on the kidney. It's a direct deterrent. ये हमारे ट्यूब्यूल्स पे जाकर अफेक्ट करता है और ये हमारे किडनी को खराब करता है। अल्कोहल जो होता है उसका ज्यादातर अफेक्ट लीवर के ऊपर होता है। ओके, बट स्मोकिंग एंड वेपिंग दे बोथ हैव गॉट अ वेरी वेरी डायरेक्ट रोल ऑन अफेक्टिंग द किडनीज हेल्थ, तो दे शुड बी अवॉइडेड। राइट। तो वैसे अगर बात करें आमतौर पे हेल्दी किडनीज को रखने के लिए क्या ऐसी लाइफस्टाइल हैं अगर जो हम मतलब अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर उनको इनकलकेट कर पाएं, और क्या ऐसे प्रिवेंटिव टेस्ट हैं जो हमें समय रहते हुए करानी चाहिए ताकि किसी भी तरह की मेजर किडनी डिजीज में अफेक्ट ना? इसमें समीर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आपका जो सिम्टम्स जो होते हैं आपके, वो आपको बताते हैं कि आपके किडनीज के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। जैसे सबसे पहले हमारे यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेशाब में झाग आ जाना या पेशाब में खून आ जाना या बार बार पेशाब आना या अर्जेंसी की जो हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये दिखाती है कि आपके अंदर किडनी की कोई इश्यूज चल रहे हैं। दूसरा आपका जो सिम्टम होता है वो आपके बॉडी के अंदर सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली अगर हम पैरों में बात करें, एंकल्स में बात करें, फेशियल पफिनेस की हम बात करें, तो ये भी एक अर्ली इंडिकेशंस होते हैं कि आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ने लगा है। तीसरा आपकी बॉडी ड्राई हो जाती है, खुजली वाली हो जाती है, आपको नोजिया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग रहती है, आपको लगातार आपको ये वाली फीलिंग रहती है, आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, आपकी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, किसी काम करने में आपको वो एनर्जी नहीं रहती है। दीज आर ऑल साइंस, या पेशाब में खून आ जाना, दीज आर ऑल अर्ली साइंस जिसके अंदर आपकी किडनी की हेल्थ अफेक्ट हो रही है। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट कुछ मिनिमम टेस्ट हम लोग हमेशा करवाते रहें, और स्पेशली मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जो हमारा यूथ है जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, कि वो जिम जा रहे हैं या वो जो भी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं या जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, करने के पहले एक यूरिन का रूटीन टेस्ट, एक यूरिन स्पॉट टेस्ट फॉर एल्ब्यूमिन, इसके बाद एक आपका KFT का टेस्ट, और एक हम चाहते हैं EGFR जो होता है वो बेसिकली बड़ा अच्छा टेस्ट होता है और वो सिर्फ एक ब्लड के एक सिंपल सैंपल से हो जाता है, जो एक हमको बता देता है कि आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन लेवल किस लेवल पे चल रहा है। ओके, राइट। तो अगर ये टेस्ट कराते हैं और ये नॉर्मल है तो इसका मतलब फंक्शन किडनीज ठीक सेफ है, बट आपको उनको और प्रोटेक्ट रखने की जरूरत पड़ती है। आप बिल्कुल निश्चिंत ना हो जाएं कि हमारी सेफ है तो हम सारी चीजें छोड़ दें, बिल्कुल। बट आप जैसे मैंने बताया इसको ठीक रखने के लिए आपको जैसे पानी का इंटेक हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है, एडिक्वेट पानी का इंटेक करना पड़ता है। फिर हमें डाइट में अपनी वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए जैसे हम लोग 5 वाइट्स कहते हैं, जैसे हम नमक कह लें या हम शुगर हम उसको कह लें या हम मैदा कह लें उसको, यहाँ पर जो 5 वाइट्स हम लोग कहते हैं उसको हम लोग जो अवॉइड करते हैं, जिससे हमारा अंदर का जो डायबिटीज है या हम ब्लड प्रेशर की तरफ जो प्रोन हो रहे हैं उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए और उसको सही समय पे लेना चाहिए। आजकल का ज्यादातर यूथ क्या हो रहा है कि बेसिकली एक दौड़ मची है और बेचारे कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे रात में आ रहा है, कहीं की तो नाइट शिफ्ट्स पड़ रही है, बिल्कुल, तो उनका समय पर खाना नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अगेन उनका डिट्रीमेंटल उनके किडनी के फंक्शंस अफेक्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खाना मतलब नहीं करें, बट अपना पैक करा के ले जाएं और सबको एक टाइम मिलता है खाने का, 8 साढ़े 8 बजे वो अपना वो खाना घर से लाए हैं वो खा लें।
थोड़ा सा तो अपनी बॉडी पर वो ध्यान आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो आप ही रख सकते हैं। तो जैसे सर आपने सिम्टम की बात की, कई बार हमारे जो दर्शक है वो कई बार इस चीज को लेके बहुत ज्यादा एंग्शियस भी ना हो कि जैसे आपने बताया कि ईचिंग होना, या फिर अगर हम बात करें तो यूरिन के अंदर फॉमी होना या थोड़ा झाग आना, तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि किडनी प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम वैसे और भी किसी रीजन की वजह से हो? देखिए, झाग का जो आना होता है नॉर्मली ये प्रोटीन अब आपके जब फिल्टर होकर निकल आता है, प्रोटीन इज अ थिंग जो यूरिन में नहीं होना चाहिए। ये बॉडी का एक एसेंशियल कंपोनेंट है ब्लड का, और किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, इसीलिए प्रोटीन नहीं फिल्टर होकर जो गंद होती है वो फिल्टर होकर यूरिन बन जाती है और उससे एक्सक्रीट हो जाती है। लेकिन अगर प्रोटीन आने लगता है तो इसका मतलब आपके जो फिल्टर के साइज हो गए हैं वो बड़े हो गए हैं, जो प्रोटीन को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि आपके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, और हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, या कई बार हम उसको वहीं पर ही स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप सही समय पर आपने कंसल्टेशन ली। कई बार होता है कि आप इसको इग्नोर करते रहते हो, आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, आपके फिल्टर्स एक परमानेंटली कुछ फिल्टर्स डैमेज हो जाते हैं जो फिर नॉर्मली रिकवर नहीं कर पाते हैं। ओके राइट। तो यहाँ पर ये वो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। राइट सर। तो ठीक है सर, आज हमने बहुत सारे किडनी डिजीज को लेके, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी टिप्स लिए, और किस तरह के प्रिवेंटिव स्टेप्स है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। तो आज जैसा कि हमने बात की कि हम कैसे अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं, और क्या इस तरह की प्रिवेंटिव टिप्स है जिससे हम किसी भी तरह की होने वाली हमारी जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमारी जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और रोक सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।